हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक सौम्य, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों, यदि आप CGPSC ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। CGPSC ACF रेंजर के लिए हम रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण को कवर करेंगे थ्योरी और MCQs के साथ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान। प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ परिवर्तनशील होते हैं। सामान्यतः ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती, वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे आकृति, रंग इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, जब जल को गर्म करते हैं तो वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि जल एवं भाप का रासायनिक संगठन एक समान होता है। इसी प्रकार शक्कर एवं नमक का जल में घुलना, बिजली के बल्ब का जलना, गंधक का पिघलना इत्यादि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर, जब मैग्नीशियम के तार को गर्म करते हैं तो यह तीव्र प्रकाश के साथ जलता है और एक सफ़ेद चूर्ण अवशेष के रूप में बच जाता है जिसमें बिल्कुल भिन्न गुण पाया जाता है। अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बनना, भोजन का पचना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है कि लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन अधिक होता है या फिर जंग लगने से पहले? कमेंट करके आप हमें बताइएगा। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ से एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है तथा अभिक्रिया में ऊर्जा, ताप, प्रकाश इत्यादि के रूप में या तो बाहर निकलती है या अवशोषित होती है। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगति कहलाता है। रासायनिक बलगति के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं को मूलतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। वे अभिक्रिया जो मंद गति से होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। वे अभिक्रिया जो तीव्र गति से होती है, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो न ही मंद गति से होती है और न ही बहुत तीव्र गति से होती है, जैसे एस्टर का जल अपघटन। रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की सांद्रता समय के साथ कम हो जाती है तथा क्रियाफल, उत्पाद, क्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है। सांद्रता को पदार्थ के ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा से व्यक्त किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा क्रियाफल उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। अर्थात अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है।
मान लिया कोई सामान्य अभिक्रिया जिसमें ए और बी रिएक्शन कराते हैं, जिसमें सी और डी हमें प्राप्त होता है। समय के साथ ए तथा बी अभिकारक सांद्रता घटते हैं। इसमें ए और बी की सांद्रता घटेगी और क्रियाफल सी डी के सांद्रता में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर सी और डी की सांद्रता में वृद्धि होगी, ये घटेगी और ये बढ़ेगी। जैसे अभिक्रिया की दर बराबर ए या बी के सांद्रता में कमी, समय अंतराल बराबर है सी या डी के सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल में। यहाँ पर हम समझ सकते हैं इजीली, जैसे कि माइनस डेल ए, ये हमारा क्या है, भाग लेने वाली अभिकारक है, ठीक है। डेल टी ये निगेटिव है क्योंकि ये इसकी सांद्रता में कमी हो रही है। उसी प्रकार डेल बी अपान डेल टी ये भी कम होगी क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है, भाग ले रही है। और जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है डेल सी अपॉन डेल टी, इसे हम प्लस में रखे हैं क्योंकि ये इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। सेम डेल डी अपॉन डेल टी, जहाँ पर डेल ए, डेल बी, डेल सी तथा डेल डी समय अंतराल आर में ए, बी, सी तथा डी के सांद्रण में परिवर्तन है। यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं। डेल डी एक्स एक सूक्ष्म परिवर्तन है जो टी समय पश्चात डेल टी हो जाता है। अभिकारक का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ परिवर्तित होती है। क्रियाकारकों का सांद्रण समय के साथ घटता है, इसी कारण इसे ऋण चिन्ह लगाते हैं। और क्रियाफलों का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है, इसलिए वहाँ पर प्लस चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक क्रियाओं की दर हर क्षण बदलती रहती है। चूँकि क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती है तथा क्रियाफलों की सांद्रता बढ़ती है, अतः किसी क्षण किसी क्रिया की दर निम्न सूत्र में व्यक्त किया जाता है। वेग या दर बराबर है डी एक्स अपॉन डी टी, जहाँ डी एक्स सांद्रता में एक अति सूक्ष्म परिवर्तन है। यहाँ पर हमने देखा है ये डी एक्स अति सूक्ष्म परिवर्तन है जो कि डी टी समय में परिवर्तित हो जाती है, जो कि अति सूक्ष्म समय डी टी हो जाती है। डी टी समय अंतराल में क्रिया या वेग स्थिर माना जा सकता है। वेग को मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इकाई में व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पर देखें, मान लिया हाइड्रोजन किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक के रूप में भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया की दर को निम्न पदों में दर्शाया जा सकता है। अभिक्रिया की दर ऋण डेल H2 अपान डेल टी। हाइड्रोजन की अभिक्रिया की ताक्षणिक किसी क्षण की क्रिया की दर को निम्न पदों में दर्शाया जा सकता है। अभिक्रिया की ताक्षणिक दर ऋण डी H2 अपान डी टी, जहाँ डी H2 प्रदर्शित करता है कि अति सूक्ष्म सांद्रता में H का परिवर्तन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देख रहे हैं अभिकारक का सांद्रण, जिसमें मोल लीटर में दिया हुआ है। ग्राफ प्रदर्शित करता है कि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, ये समय के साथ चेंज हो रही है, तथा डी टी समय में अति सूक्ष्म परिवर्तन प्रदर्शित करता है। इस उदाहरण में H2 क्रियाकारक है, इस कारण इसे ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण 2, मान लिया जाए आयोडीन किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाफल प्रोडक्ट के रूप में है, तो आयोडीन की अभिक्रिया की दर को निम्न पदों में दर्शाया जा सकता है। अभिक्रिया की दर धन डेल I2 अपान डी टी। आयोडीन की अभिक्रिया का
तात्क्षणिक दर किसी क्षण क्रिया की दर को निम्न पदों में दर्शाया जा सकता है। इस उदाहरण में आयोडीन क्रियाफल है, इस कारण धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर बढ़ती है तथा घटाने पर कम होती है। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के अणु के परस्पर टकराने से संभव होती है। इसी कारण अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तथा प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अभिक्रिया का ताप, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अक्रिय अणु सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर सामान्यतः दुगनी हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकती है या स्वयं परिवर्तित कर देती है। अभिक्रिया का दाब, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। यदि अभिकारक ठोस अवस्था में हो तो अभिकारक पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अतः अभिकारक जितने बारीक चूर्ण के रूप में उपयोग में लाएं तो अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।